Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज का सेशन भी हमारे प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर हम सीबीएसई क्लास 7 मैथ्स के लार्ज नंबर्स अराउंड अस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सेक्शन 1.5 से स्टार्ट करने वाले हैं और सेक्शन है पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स। अब जैसे मैं आपको ना एक सवाल देती हूँ दैट यू नीड टू मल्टीप्लाई 116 इंटू 5, कैसे करोगे? आप बोलोगे कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। मैथ्स आज हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, वो ये है कि कैसे हम सीधा मल्टीप्लाई ना करके कुछ स्मार्ट ट्रिक यूज करके इस मल्टीप्लिकेशन को जल्दी भी करें, फास्ट भी करें और इसे सिंपल भी बनाएं। तो देखो हम कैसे करते हैं। हमारे पास 5 है, राइट? तो 5 को मैं किसी और तरह लिख सकती हूँ, जैसे 10 की पावर्स में लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। आई कैन राइट इट एज 10/2। ठीक है, मैं यहाँ पर यही चीज लिखूंगी अब, मल्टीप्लाइड बाय 10/2। अब इनको डिवाइड करने से, अब देखो ये क्या है, दिस इज एन इवन नंबर, राइट? ये एक इवन नंबर है और 2 भी एक इवन नंबर है। 2 से ये इजीली डिविजिबल हो जाएगा, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हाफ हो जाएगा, इट विल बिकम 58 मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड नाउ आवर आंसर कम्स आउट टू बी 580, राइट? तो क्या हमें लंबी चौड़ी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ी? नहीं। हमने क्या किया, हमने एक ट्रिक का यूज किया, हमने 5 को 10/2 लिखा और फिर सिंप्लीफाई कर दिया और आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो मैथ्स आज हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? हमें कुछ ट्रिक्स सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। देखो इसको एक और तरह से समझ सकते हैं। मान लो आपके पास ना 116 चॉकलेट्स हैं और आपको इनको 5 दोस्तों में इक्वली डिवाइड करना है। ठीक है, मतलब 5 दोस्तों को ये चॉकलेट्स देनी है। अब इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 116 इंटू 5 हम क्या करेंगे, हम 10 का ग्रुप बनाएंगे और फिर उस ग्रुप को हाफ कर देंगे, राइट? तो इस तरह हमारा रिजल्ट जो है ना वो सेम ही आएगा। ओके, आगे चलते हैं। लेट अस सॉल्व दिस नंबर। अब सबसे पहले हमें इस नंबर को देखना है। जैसे मेरे पास 25 है, तो 25 को मैं और किस तरह लिख सकती हूँ? आई कैन राइट इट एज 100/4। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 824 मल्टीप्लाइड बाय 100/4। अब जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगी, 4 2s are 8 एंड 6 are 24 multiplied by 100, तो it will come out to be 20600 and this is my answer। तो क्या मैंने कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की? बिल्कुल भी नहीं की। मैंने सिर्फ ट्रिक का यूज किया। और अगर मैं आपको सच में बताऊं, जब आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये जो ट्रिक्स है ना, ये आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएंगे और आप मेंटली ही ये सारी कैलकुलेशन कर लोगे। बट यहाँ पर ना बच्चों, ये एक गोल्डन रूल है जो हमें याद रखना है, और वो ये है कि इस शॉर्टकट को ना सिर्फ तब यूज करना है जब डिवीजन इजीली हो रही हो। जैसे कोई नंबर है उसका आप इजीली हाफ कर पा रहे हो, या फिर कोई नंबर है उसे इजीली 4 से आप डिवाइड कर पा रहे हो, तब तो ठीक है। लेकिन अगर डिवीजन इजीली नहीं हो रही हो तो आप इस ट्रिक का यूज नहीं करोगे। ठीक है, कोई डाउट होगा आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना। लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक करना, या फिर आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे 5 है, 48 इंटू 5 है। 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 कैन बी रिटन एज 10/2, सो वी कैन राइट इट एज 48 इंटू 10/2। नाउ द हाफ ऑफ 48 इज 24 इंटू 10, सो आंसर कम्स आउट टू बी 240। ठीक है, आगे चलते हैं। 92 इंटू 25, सो 25 इज इक्वल टू 100/4, जैसे अभी हमने किया था। So it will be 92 into 100 divided by 4. So 4 2s are 8 and 4 3s are 12 into 100 is equal to 2300 and this is our answer। ठीक है, आगे चलते हैं। इस नंबर को लेते हैं तो 50 can also be written as 100 divided by 2. So I will write 360
into 100 divided by 2, so it is 180 multiplied by 100, so it is 18000. तो दिस इज आवर आंसर. तो एक बात याद रखो बच्चों, हम यहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक्चुअली हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का यूज करके हम पहले मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन बना रहे हैं, डिवीजन कर ले रहे हैं, एंड देन वी आर कमिंग टू मल्टीप्लाई द नंबर्स. ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाए, फिर हमने यहाँ पर डिवीजन किया. ठीक है, डिवीजन करने के बाद अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं. बात क्लियर है ना? तो ध्यान से इनको समझना है. अब अगर आप इसको करो तो मैं ये आपको होमवर्क देती हूँ. सिंपल है, 25 कैन बी रिटन एज 100/4. ठीक है, करके देखना इसको कि क्या आप इसको कर पा रहे हो. तो मैं ही कर देती हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन में ना ब्लाइंडली आप इसको यूज नहीं कर सकते हो. ऑल्दो इट कैन बी रिटन लाइक दिस, लेकिन अब अगर आप देखो ना तो 37 एक ऐसा नंबर है विच इज नॉट एन इवन नंबर बट इट इज एन ऑड नंबर, राइट? सो 37 इज एन ऑड नंबर. तो इसके केस में आप ये वाला जो ट्रिक है उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते, आप ब्लाइंडली इस चीज को यूज नहीं कर सकते, राइट? आगे चलते हैं. अब एक टेबल मैंने आपको दिया है, थोड़ा सा मैंने सिर्फ आपको सोचने का तरीका दिया है. जैसे अगर आप किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप ऐसा सोच सकते हो, यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 10 एंड डिवाइडिंग बाय 2. तो आप ऐसे उसको कर सकते हो. 25 है तो इट कैन बी 100/4. 50 है इट कैन बी 100/2. 500 है इट कैन बी 1000/2. 250 है इट कैन बी 1000/4. तो आप बस इन चीजों को इस तरह से सोच के आप अपना आंसर दे सकते हो. So let us take up this question from NCERT. Using the meaning of multiplication and division, can you explain why multiplying 5 is the same as dividing by 2 and multiplying by 10? देखो, हमें ये बोल रहा है कि हमें जो हमने एक्चुअली अभी यूज किया ना, हमें उसको एक्सप्लेन करना है. अगर मेरे पास कोई नंबर है, मान लेते हैं x है, और अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इट विल बी सेम एज x इज मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय 2. सीधी सी बात है बच्चों, देखो 5 है, 5 को हम और कैसे लिख सकते हैं? 5 इज एक्चुअली हाफ ऑफ 10, तो 10/2 भी तो ये है. तो इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बाय 5 इज एग्जैक्टली सेम एज मल्टीप्लाइंग बाय 10/2. ठीक है, और आंसर अगर आप दोनों का ही केस कर लो तो दोनों ही केस में आंसर हमारा सेम ही आने वाला है. Let us now start with the NCERT 1.5 सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 1, जो पेज नंबर 14 पे क्वेश्चंस दिए हैं. तो हमें क्विक वेज का यूज करके इनको कैलकुलेट करना है, जो भी हमें यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं, और हमें लॉन्ग वो मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज नहीं करना. जो हमने अभी पढ़ा है हम वही यूज करेंगे. तो देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आई कैन राइट 2 into 1768, और 50 को आई कैन राइट 100 डिवाइडेड बाय 2. अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज 1768 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 176,800. आंसर आ गया. अब यहाँ पर देखो तो आई कैन राइट इट एज, मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, सो इट इज 72 into, अब मैं 125 को देखी, सो 125 कैन बी रिटन एज, ओके, तो मुझे ये 125 नहीं लिखना था, आई जस्ट इरेज इट. ओके, हाँ, सो इट कैन बी रिटन एज 1000 डिवाइडेड बाय 8. अब देखो टेबल देखो 8 का, 8 8s are 64 and 8 9s are 72, so it will be 9 into 1000, so answer is going to be 9000. ठीक है, आगे चलते हैं. इसकी बात करें तो यहाँ पर 125 40 into 8 into 25, तो 125 कैन बी रिटन लाइक दिस. अभी हमने लिखा था 40 और 8 को ऐसे ही रहने देंगे, और 25 को वी कैन राइट इट एज दिस. ठीक है, ओके, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 1s are 4, 4 10s are 40, एंड नाउ काउंट द जीरोस, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6, हाँ, सो 1 2 3 4 5 6. अब यहाँ पर जरा कॉमास लगा लो, सो दिस इज आवर आंसर.
तो सिंपल था ना निकालना। जो हमने अभी देखा है कि कैसे हम ट्रिक्स का यूज करके निकाल सकते हैं, उससे हमारी कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो गई और हमें लंबी लंबी कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं करनी पड़ी। ओके, सो नाउ कैलकुलेट दीज प्रोडक्ट्स क्विकली। तो सबसे पहले है 25 इंटू 12। तो हमें डायरेक्टली नहीं लिखना है, हमें ट्रिक का यूज करना है। तो 25 कैन बी रिटन एज दिस, और अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी इट विल बी 3000, sorry 300, not 1000, it will be 300. So let me just correct this. हाँ, okay, so next comes is 25 into 240. तो अब 25 को again I can write it as 100 by 4 into 240. So 4 and 60. So it will come out to be 1, 2, 3. 30. So it will be 6000. Right. Next is 25 into 120. So 250 into 120. So 250 can be written as 1000 by 4 into 120. So it will be 4 3s are 12 zeros. So कितनी zeros हैं? 1 2 3 4, 4 zeros. तो ये मेरा आंसर हो गया 30,000. नेक्स्ट इज 2500 इंटू 12. तो 2500 को मैं 10,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 12 लिख सकती हूँ. सो 4 3s are 12. तो यहाँ भी आंसर हमारा 30,000 आ गया. अब यहाँ पर देखो तो इसमें ना आपके पास अलग अलग तरीके हैं लिखने के. जैसे मैं इसको ना 1200 इंटू कितनी जीरोज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरोज हैं, राइट. तो मैं इसको छोड़ती हूँ, ये मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5 6. तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 नहीं 5 हुई 6. अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ. आप इसको 12 इंटू और फिर इसी में यहाँ पर 2 जीरोज भी लगा सकते हो. आप इसको 120 एंड अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ जीरोस को एडजस्ट करके भी लिख सकते हो. तो आंसर हमारा सेम ही आएगा, राइट. सो आई होप इतना आपको क्लियर है. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. अब यहाँ पर ना हमें कोई मल्टीप्लीकेशन का कोई ट्रिक नहीं फॉलो करना है, बट अब हम यहाँ पर पैटर्न्स ऑब्जर्व करने वाले हैं बच्चों. तो हम क्या करने वाले हैं? हम पैटर्न्स ऑब्जर्व करने वाले हैं. तो ध्यान से सुनना. यहाँ पर पहले दो आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद आप सिर्फ पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे. तो जैसे यहाँ पर है 11 इंटू 11, तो हम 1 2 1 आता है, ठीक है. अब 111 इंटू 111 इज 1 2 3 2 1. पैटर्न नोटिस करो. पैटर्न बोल रहा है कि पहले आप क्या करते हो? आप स्टेयर में ऊपर की तरफ जाते हो और फिर दूसरी तरफ से नीचे उतर आते हो. बात समझ गए? तो पहले स्टेयर में ऊपर की तरफ गए और फिर नीचे की तरफ वापस आ गए. ऐसा ही हुआ ना. तो यहाँ पर भी पहले 1 2 3 गए और फिर 2 1 नीचे उतर आए. तो देखो कैसे है. अगर आप दो नंबर्स को सेम 1 वाले, सिर्फ ये 1 के केस में चलेगा, ठीक है. तो अगर आप 11 इंटू 11 करते हो तो 1 1 1 ही है, सारे 1 हैं. तो पहले ये 1 2 1 हो जाएगा. मतलब जितने वंस आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हैं आप वहां तक जाओगे. सो 1 से 2 तक जाएंगे और वापस 1 पर उतर आएंगे. तो स्टेयर चढ़ेंगे और फिर उतर आएंगे. यहाँ पर अगर आप देखो तो 1 1 1 इंटू 1 1 1, तो 3 वंस हैं. तो 1 2 3 तक जाएंगे और फिर 2 1 में नीचे उतर आएंगे. यहाँ पर देखो तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है. तो हम पहले 1 2 3 4 पर जाएंगे, फिर 3 2 1 में नीचे उतर आएंगे. मान लो यहाँ पर आपको एक ऐसा पैटर्न दिया है जहां पर अब 5 वंस हैं. तो आपको क्या करना है? 5 वंस है ना, तो 1 2 3 4 5 एंड देन 4 3 2 1, और ये हमारा आंसर हो जाएगा. तो हमें पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके अपने आंसर्स को प्रिडिक्ट करना है. आप इनको वेरीफाई कर सकते हो, आप कर लो, मल्टीप्लाई करके किसी को भी देख लो, आंसर हमारा यही आएगा, ठीक है. तो ये कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे. नेक्स्ट को देखो. अब 66 इंटू 61 है, ठीक है. तो यहाँ पर 666 ही हैं सारे, और यहाँ पर एक एक 6 ऐड होता जा रहा है 61 में, फिर 661, फिर 6661, इस तरह चल रहा है. तो यहाँ पर अगर आप पहले को मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज 4026. दूसरे को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो इट विल बी 440226.
ठीक है, अब 2 को आपने मल्टीप्लाई कर लिया, अब यहाँ पर क्या हुआ है, 116 और बढ़ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली इस पैटर्न को देख के मैं इसका आंसर करूंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले 6 था, ठीक है, पहले जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 4 था, 0 था, 2 था और 6 था। फिर जब मैंने एक 6 यहाँ पर ऐड किया तो एक 4 बढ़ गया और एक 2 बढ़ गया। अब मैंने एक और 6 ऐड किया है, मतलब अब 4 एक और बढ़ जाएगा और एक और 2 बढ़ जाएगा और ये हमारा आंसर आएगा। अगर मैं यहाँ पर बच्चों एक 6 और लिख देती हूँ, 6 6 6 6 1, राइट। तो अब क्या होगा, अब एक 4 और बढ़ जाएगा और एक 2 और बढ़ जाएगा, तो इट विल बी 4 4 4 4 0 2 2 2 2 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, सो नाउ दिस इज 3 into 15, सो 3 into 15 3 into 5 is 15, और अगर आप 33 into 35 करोगे इट विल कम आउट टू बी 11 15, ठीक है। अब पैटर्न देखो, पैटर्न क्या बोल रहा है कि पहले 3 और 5 था, 15 आ गया। अब एक 3 और एक 3 हमने यहाँ पर इस पैटर्न में ऐड कर दिया तो आंसर 11 15 आ गया। अब हमने क्या किया, एक और 3 और यहाँ पर एक और 3 ऐड कर दिया, तो अब एक 1 और एक 5 और बढ़ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस पैटर्न को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, तो अब दिस इज आवर क्वेश्चन, तो इट विल बी 1 1 1 1 5 5 5 5। क्लियर है बात? ओके, सो दिस इज द टोटल क्वेश्चन। अब देखो आपको क्या करना है, आपको जब ये दिया है, या तो आपको क्वेश्चन में ऐसा होगा कि 2 करके दिए हैं और फिर पैटर्न ऑब्जर्व करते जाओ और आंसर करते जाओ। अगर आपको बोला कि आपको बिना मल्टीप्लाई किए हुए इसको पैटर्न को देखकर आपको इसका आंसर करना है, तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करके पैटर्न को ऑब्जर्व कर लो और उसके बाद अपना आंसर लिख दो। अब आते हैं यहाँ पर 101 into 101, देन 101 into 102। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो बच्चों, आप 101 का स्क्वायर निकाल रहे हो, यहाँ पर 102 का स्क्वायर निकाल रहे हो, यहाँ पर 103 का स्क्वायर निकाल रहे हो। तो अब ना जो आंसर आएंगे ना उनमें पैटर्न को ऑब्जर्व करना। सो इट विल बी 10201 एंड दिस विल बी 10404, ठीक है। तो ये है 101, तो ये जो लास्ट वाला नंबर है, बेसिकली चलो यहाँ पर चलते हैं, तो ये 1 का स्क्वायर है, 2 है तो ये 2 का स्क्वायर है। अब हम 3 पर आ रहे हैं, तो अब देखो ये हो जाएगा 10, यहाँ पर 2 4 6 0 और 3 3s आर 9, ठीक है। सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 9। अब देखो 104 इंटू 104 अगर मैं करती हूँ, मतलब मैं 104 का स्क्वायर ले रही हूँ, तो यहाँ पर 6 था तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और 4 4s आर 16, तो मैं यहाँ पर 16 लिख दूंगी। अब आते हैं 105 इंटू 105 पर, सो इट इज 105 का स्क्वायर, सो दिस विल कम आउट टू बी 8 था तो 8 की जगह 10 हो जाएगा, और 5 था तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। सो दिस इज द पैटर्न, राइट। तो हर बार जो हमारे डिजिट्स है ना, जो लास्ट में डिजिट आ रहे हैं, तो जो हमारा यहाँ पर डिजिट है ये एक्चुअली उसका ही स्क्वायर है ना। तो इजी है ना, अगर हम पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें मल्टीप्लिकेशन और भी इजी हो जाता है, क्योंकि हमें लॉन्ग मेथड का यूज करके हमें मल्टीप्लिकेशन करनी ही नहीं पड़ रही है। तो बस मैथ्स हमें ना इस साल पैटर्न्स, इस साल ट्रिक्स सिखाने में एकदम लगा हुआ है, और आपने भी वही करना है। आपने अपने ओलंपियाड्स, आपने एग्जाम प्रिपरेशन ऐसे करनी है ना कि मैथ्स को एक लंबा सा कैलकुलेशन वाला सब्जेक्ट ना समझकर आपको इसको ट्रिक्स और पैटर्न्स को समझने की कोशिश करनी है। सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन एंड ऑब्जर्व कि क्या हो रहा है। सो ऑब्जर्व द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 डिजिट नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड एंड देयर प्रोडक्ट इन ईच केस। जब हम 2 डिजिट नंबर्स को, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 डिजिट नंबर्स को नहीं, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उनका प्रोडक्ट जो है, क्या इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स में कोई कनेक्शन है? तो इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड एंड द नंबर ऑफ डिजिट इन देयर प्रोडक्ट? देखो एग्जांपल से समझते हैं। तो हम ले लेते हैं 11 into 11, तो हमने ये पहले भी किया, तो 1
21। अब यहीं पर अगर हम 61 इंटू 61 ले लेते हैं तो हमारा जो, नहीं सॉरी, हमने 66 इंटू 61 किया था, आप 61 इंटू 61 भी ले सकते हो, तो हमारा जो आंसर है वो 4026 आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखो, सो देयर आर 3 डिजिट्स इन द प्रोडक्ट, यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं, ये 2 डिजिट नंबर है, ये भी 2 डिजिट नंबर है, ये भी 2 डिजिट नंबर है, ये भी 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, अब ना एक थोड़ा 3 डिजिट में चलते हैं, 111 एंड 111, तो इट विल बी 1 2 3 2 1, राइट। तो यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी 3 डिजिट्स हैं और यहाँ पर 5 हैं। यहीं पर हम 666 इंटू 661 में चलते हैं, सो इट विल बी 4 4 0 2 2 6, है ना। तो ये कितने हैं, 3 डिजिट, ये भी है 3 डिजिट, और ये आ गया हमारा 6 डिजिट नंबर। तो ऐसे ही आप चाहे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि जब भी हमारा आंसर आ रहा है बच्चों, तो हमारा आंसर या तो जितने मतलब ये जो दोनों डिजिट्स हैं, मतलब मान लेते हैं ये m है और ये वाला n है, तो या तो आंसर m प्लस n माइनस 1 आएगा या तो m प्लस n आएगा। मतलब अगर आप यहाँ पर देख लो, सो 2 प्लस 2 4, माइनस 1 3 आंसर आएगा, या फिर 2 प्लस 2 4 आएगा, राइट। यहाँ भी यही हो रहा है, या तो m प्लस n माइनस 1 आंसर आ रहा है, या तो m प्लस n आ रहा है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, ये आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, रॉक्सी सेज द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स कैन ओनली बी 3 और 4 डिजिट नंबर। देखो इसके लिए ना हमें 2 डिजिट नंबर दिया है ना, सबसे पहले सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं और सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं और इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो इसका आंसर आया था 9801 और इसका आंसर आएगा 100। ठीक है, अब रॉक्सी ने बोला है कि अगर मैं 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करती हूँ, तो या तो मेरा आंसर होगा जिसमें 3 डिजिट्स होंगे, या फिर मेरा आंसर होगा जिसमें 4 डिजिट्स होंगे, और इसके बाद कोई इसके सिवा नहीं होगा। तो बात सही तो है, हमने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट मल्टीप्लाई करके तो देख लिया। तो व्हाट वी कैन राइट इज यस, रॉक्सी इज करेक्ट। ओके, तो आपको समझ आ गया ना, मतलब जो उसने बोला था हमने एग्जैक्टली वो एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करके देख लिया। Next question says, should we try all possible multiplications with 2 digit numbers to tell whether Roxy's claim is true or is there a better way to find it? ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया ना, इसमें क्या हमें सारे पॉसिबल मल्टीप्लिकेशंस ट्राई करने हैं, मतलब मैं 10 करूं फिर 11 करूं फिर ऐसे करते करते मैं 99 तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं? नहीं, जरूरत नहीं है ना। सो द आंसर कम्स आउट टू बी नो। व्हाई? क्योंकि अगर मैंने स्मॉलेस्ट को मल्टीप्लाई करके देख लिया और मैंने ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करके देख लिया, तो मुझे पता चल गया ना, मतलब यहाँ पर आंसर 100 है, यहाँ पर 9801 है, तो अब बाकी जो आंसर्स हैं वो इन दोनों के बीच में ही तो आएंगे, इससे बड़े तो होने से रहे, मतलब इससे छोटा और इससे बड़े से तो होने से रहा। सो देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई ऑल पॉसिबल, देयर इज नो नीड टू do all possible multiplications with 2 digit numbers, because we have done the multiplication of the smallest 2 digit number and largest 2 digit number। ठीक है, सो ये हमारा आंसर है। So let's move on to our next question. Question says, can multiplying a 3-digit number with another 3-digit number will give you a 4-digit number? मतलब कि अगर मैं 2 3-digit numbers को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर 4-digit नंबर आएगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट 3-digit कौन सा है? 100 है। सो 100 इंटू 100 करेंगे तो आंसर आएगा 4 zeros। तो आंसर क्या आया हमारा? आंसर आया अ नंबर विच हैज 5 डिजिट्स। तो क्योंकि हमने स्मॉलेस्ट को मल्टीप्लाई करके देख लिया, अब मैं इसमें 100 में
101 या 101 इंटू 101 करूं या 100 इंटू 105 करूं, मैं कुछ भी कर लूं, हर बार अब नंबर इससे बड़ा ही आएगा. सो इट सेज कैन मल्टीप्लाइंग अ 3 डिजिट नंबर विद अनदर 3 डिजिट नंबर विल गिव अ 4 डिजिट नंबर. सो आंसर इज नो. तो आंसर जो है, अगर आप इसको करके देखोगे, अगर आप 999 इंटू 999 को भी मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपका जो आंसर है वो 6 डिजिट्स में आएगा. इसका मतलब ये हुआ, सो आंसर इज नो. मल्टीप्लाइंग अ 3 digit number with another 3 digit number gives us 4 digit number. ठीक है, तो वो हमें क्या देगा, gives us 5 digit number और 6 digit number, not 4 digit number. ठीक है, आगे चलते हैं. So next question says, can multiplying a 4 digit number with a 2 digit number gives 5 digit number. मतलब 4 digit number को multiply करो 2 digit number के साथ तो आपको 5 digit का number मिलेगा. क्या करें, करके देखें, करके तो देखना ही पड़ेगा. तो एग्जाम्पल लेते हैं, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो वो कितना आएगा 1000. ठीक है, 4 डिजिट. स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10. तो अगर मैं 1000 और 10 को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आएगा 10,000. अब आते हैं लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर पर. ठीक है, तो वो है 9999. और अब आ जाते हैं स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर पर, वो है 99. तो ये 9999 मल्टीप्लाइड बाय 99, सो इट इज 89901, यही आएगा. तो यहाँ पर देखो कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पर है हमारे पास 5 डिजिट्स और ये ना ये होगा 8999901. ठीक है, आप करके देखना. तो हमारे पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो आएंगे 6. फाइन. तो जब हम एक 2 डिजिट नंबर को और एक 4 डिजिट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो या तो हमारे पास 5 डिजिट्स आएंगे या तो हमारे पास 6 डिजिट्स आएंगे. क्लियर है ना. तो कैसे हम करेंगे, हम हमेशा एग्जाम्पल का यूज करके ही हम आंसर निकालेंगे. Coming on to the next question, it says, observe the multiplication statements below. Do you notice any pattern? See if this pattern extends for other numbers as well. तो ये एक पैटर्न है, क्या ये आगे को ऐसे ही आएगा, क्या आएगा वो हमें फिल करना है. देखो, अगर हम एक 1 डिजिट नंबर को दूसरे 1 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर या तो 1 डिजिट होगा या 2 डिजिट होगा. जैसे 1 इंटू 1 करते हैं, 1 इंटू 1 करते हैं तो 1 आएगा, 2 इंटू 2 करते हैं तो 4 आएगा, 9 इंटू 9 करते हैं तो 81 आएगा. तो आपको याद है हमने दो फॉर्मूलाज किए थे, m प्लस n आंसर आएगा, मतलब से दिस इज m और ये वाले जो है पूरा कॉलम ये n है. तो या तो 1 प्लस 1 2 आएगा या तो m प्लस n माइनस 1 आएगा, मतलब m प्लस n 2 माइनस 1 दैट इज 1. तो या तो 1 डिजिट होगा या 2 होगा. अगर 2 डिजिट और 1 डिजिट होगा तो आंसर विल बी आइदर 2 डिजिट और 3 डिजिट. 2 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 डिजिट्स में या 4 डिजिट्स में आएगा. 3 और 3 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 डिजिट में या फिर 6 डिजिट में. अब 5 डिजिट और 5 डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में आएगा, सोचो. 5 प्लस 5 इज यहाँ पर लिखती हूँ, है ना. सो 5 डिजिट सो इट इज 10 डिजिट, और या फिर 5 प्लस 5 माइनस 1 सो इट कम्स आउट टू बी 9 डिजिट. ठीक है, 8 प्लस 3 को करते हैं तो 8 प्लस 3 9 10 11. ठीक है, या तो हमारे पास 11 डिजिट्स आएंगे या फिर हमारे पास 11 माइनस 1 दैट इज 10 डिजिट आएंगे. आगे चलते हैं. 12 और 13 डिजिट, तो 12 इंटू 12 इज 24. 24 प्लस 1 इज 25. तो या फिर यहाँ पर 25 डिजिट आएंगे या फिर यहाँ पर 24 डिजिट आएंगे.
ठीक है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला जो हमने पहले किया था, इसको ध्यान से समझ के, पढ़ के, लिख के फिर इसको करना है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको क्लियर है। कहीं भी डाउट होगा, आस्क इट एंड आस्क क्वेश्चन सेक्शन, यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं, और यू कैन एनरोल फॉर कोर्सेज एज वेल। सो लेट अस मूव ऑन टू आवर सेक्शन 1.6, डिड यू एवर वंडर? क्या हम मैथ्स नहीं कर रहे? नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, मैथ्स है तो मैथ्स तो करेंगे ही, लेकिन अब हम कुछ अमेजिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे। उन अमेजिंग फैक्ट्स में जो बड़े बड़े नंबर्स आएंगे उनको सॉल्व करेंगे, उनके ऊपर जो भी, जैसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और फिर हम उनको इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे, और इस तरह मैथ्स भी पढ़ेंगे और अमेजिंग फैक्ट्स को भी चेक कर लेंगे, नए नए अमेजिंग फैक्ट्स को डिस्कवर भी कर लेंगे। तो सबसे पहले आता है 1250 multiplied by 380 is the number of कीर्तन्स composed by पुरंदरा दास according to the legends। तो हमारे पुरंदरा दास जी थे, उन्होंने कुछ इतने कीर्तन लिखे, कितने लिखे वो मैं बाद में बताऊंगी। So पुरंदरा दास was a composer and singer in the 15th century and his कीर्तन spanned social reforms, bhakti and spirituality. He systematized the methods of teaching the Carnatic music which is even followed present day। ठीक है, तो उन्होंने ये भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के जो रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म्स थे, ये भी लाए थे, और साथ ही साथ जो कर्नाटिक म्यूजिक आज फॉलो किया जाता है उसका जो प्रॉपर सिस्टम था, तो उसको प्रॉपरली इन्होंने ही लिखा था, और आज भी उसी चीज को फॉलो किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि इन्होंने कितने कीर्तन लिखे थे, कंपोज किए थे। तो उसको निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, मैं 1250 को 380 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो देखो मैं कैसे करूंगी, मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही मल्टीप्लाई करूंगी, बस ये जो दो जीरोस है ना, मैं इनको यहाँ पर छोड़ रही हूँ, मैंने लिख ली। अब 125 इंटू 8 इज 1000। ठीक है, ये मैंने ये जो इतने कैलकुलेशंस ऊपर की हैं मैंने उसी से पता लगाया है, इसको कर लेते हैं। सो इट इज 5 3s are 15, 1 3 2s are 6, 7 3 1s are 3, सो इट इज 0574। तो मेरा आंसर आ गया 4750, और जो जीरोस मैंने दो यहाँ छोड़े थे अब मैं उनको भी लिख लूंगी, एंड आई विल पुट कॉमास हियर। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आया है मैं यहाँ पर लिखती हूँ। सो माय आंसर इज 475000। फाइन, अब मैं इसको इंडियन सिस्टम में लिखूंगी। मैं कैसे लिखूंगी इसको? इंडियन सिस्टम में लिखूंगी, और इंडियन सिस्टम में लिखने के लिए इट इज 4,75,000, राइट? ओके, देन अगर अब मैं इंटरनेशनल सिस्टम की बात करूं, तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगी? सबसे पहले तो मुझे कॉमास को चेंज करना पड़ेगा, तो वहां पर 333 बनता है। तो मेरी नेमिंग हो जाएगी 475,000। तो ये कौन सा पीरियड है? ये 1000 पीरियड है। तो 1000 पीरियड में 475 है, तो मैंने वो लिखा, और आगे 00 है तो सीधा लिख दिया, राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर। अब एक बच्चे को डाउट आ गया है बच्चों यहाँ पर, और डाउट ये है कि हाउ मेनी इयर्स डिड ही लिव टू कंपोज सो मेनी सॉन्ग्स? मतलब 4,75,000 सॉन्ग्स बनाना कोई आसान बात नहीं है, तो वो कितने साल लगे होंगे उनको ये गाने कंपोज करने में? एट व्हाट एज डिड ही स्टार्टेड कंपोजिंग सॉन्ग्स, एंड if he composed 4,75,000 songs, how many songs per year did he had to compose? तो अगर मान लो कि साल में या दिन के वो 10 गाने भी लिख रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करके देख लो भाई कितने साल जिए होंगे और कितने उन्होंने गाने लिखे होंगे। तो ये क्वेश्चन आप पे है, सोचो समझो, और अगर आपको कुछ समझ आता है और आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगता है तो प्लीज डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट फैक्ट, सो लास्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। तो ये हमें डिस्टेंस दिया गया है जो अर्थ और सन के बीच में है। सो 2170,000 इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इन किलोमीटर्स बिटवीन अर्थ एंड द सन। सो दिस डिस्टेंस कीप्स वेरिंग थ्रू आउट द ईयर, एंड द फारदेस्ट डिस्टेंस इज अबाउट 152 मिलियन किलोमीटर। तो अब क्या है कि ये जो पूरा डिस्टेंस है, हमें इस डिस्टेंस को पहले कैलकुलेट करना है। तो मतलब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2100 मल्टीप्लाइड बाय 7
एंड 4 जीरोस लिखने हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम क्या करेंगे, ये जो जीरोस जो लास्ट में है ना, बीच वाले जीरोस या आगे वाले नहीं छोड़ सकते आप, बट जो लास्ट में है उनको छोड़ दो एंड जस्ट मल्टीप्लाई 21 एंड 7, सो इट विल बी 147। और जितने जीरोस हैं 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरोस हैं, इन सब को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब अगर मैं इंडियन सिस्टम के हिसाब से इसकी नेमिंग करूं, तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से ये है वंस, 1000, लाख और एक करोड़ फैमिली है, तो ये हो जाएगा 14 करोड़ 70 लाख। ठीक है, 70 को SEVENTY, 14 को भी वैसे आप लिखोगे। ठीक है, अब अगर मैं इसको इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से लिखूं तो देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरे कॉमास लग गए। तो अब मैं इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखूंगी, तो ये है वंस पीरियड, ये है थाउजेंड्स और ये है मिलियन पीरियड, सो 147 मिलियन इज द आंसर। ओके, अब देखो यहाँ भी बच्चे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि इन्होंने ये डिस्टेंस को मेजर कैसे किया होगा। तो देखो, हमें कोई सिस्टम इन्होंने बताया नहीं है, तो हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। लेकिन एक बात है जो मैं आपको एक और फैक्ट बताना चाहती हूँ कि अर्थ और सन का डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि सन रेज को अर्थ पर पहुंचने के लिए, ठीक है, सन रेज को अर्थ पर पहुंचने के लिए 8 मिनट लगते हैं। मतलब उस लाइट को अर्थ तक, लाइट इतनी फास्ट ट्रैवल करती है, राइट, लेकिन फिर भी इस चीज को 8 मिनट लगते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये भी इंटरेस्टिंग लगा होगा, अमेजिंग लगा होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पर। So let's move on to our next part. So water in the ocean. तो बोला जाता है कि 6400 multiplied by 62500 is the average number of liter of water the Amazon river discharges into the Atlantic Ocean every second. तो जो Amazon river है वो Atlantic Ocean में इतना पानी डिस्चार्ज करती है every second, right? So the Amazon river कहाँ है, कहाँ पर है, सोचो, अमेरिका में है, मतलब साउथ अमेरिका में है, अमेरिका में नहीं, मतलब साउथ अमेरिका में है। सो द रिवर्स फ्लो इनटू द अटलांटिक ओशन is so much that the drinkable fresh water is even found till 160 kilometer into the open sea. अब हमें पता है कि ऐसे तो हम सी वाटर पी नहीं सकते because it is very salty, but वो इतना ज़्यादा पानी डिस्चार्ज हो रहा है कि 160 किलोमीटर तक भी आप वहां पर, जहां पर ये पानी डिस्चार्ज हो रहा है इनटू द अटलांटिक ओशन, आप उस अटलांटिक ओशन का कोस्ट से लेकर आप उसका 160 किलोमीटर तक का पानी पी सकते हो। दैट इज अ ड्रिंकेबल वाटर, है ना, अमेजिंग फैक्ट। अब देखो, अब पहले मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है कि ये टोटल नंबर है कितना। टोटल नंबर मैं कैसे निकालूंगी, तो आई हैव 6400 मल्टीप्लाइड बाय 62500, राइट। तो मुझे क्या करना है, मैंने जीरो जीरोस को छोड़ दिया। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू मल्टीप्लाई 625 एंड 64, सो 5 4s are 20, 2 4 2s are 8 9 10, 1 6 4s are 24, 25 6 5s are 30, 3 6 2s are 12, 13 14 15, 5 1 6 6 are 36, 37, so 0 0 0 0 4, तो ये आ जाएगा 4 और 4 जीरोस और 1 2 3 4, 1 2 3 4 जो बची हुई जीरोस थी। अब अगर मैं इसको बच्चों इंडियन सिस्टम के हिसाब से देखूं तो मेरे कॉमास कुछ ऐसे लगेंगे। तो 1000 फैमिली, लाख फैमिली और ये करोड़ फैमिली है, तो इसका मतलब है इंडियन सिस्टम के हिसाब से दिस इज 40 करोड़। अब इसी को अगर मैं इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से लिखूं तो इट विल बी, कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ही है ना, 2 2 4 3 4 5 6 7 8, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 3 3 का मैं ग्रुप बनाऊंगी। तो अब ये क्या हो जाएगा, इट विल बी, ये 1000 ये मिलियन है, तो इट इज 400 मिलियन। ठीक है, अब क्योंकि पानी है, लीटर में दिया है, तो यहाँ पर मुझे लिखना भी है लीटर। क्लियर है, आगे बढ़े। तो इंटरेस्टिंग भी था और हमारी कैलकुलेशन भी हो गई, हमने इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से उसका नाम भी लिख दिया।
नेक्स्ट इज दिस ट्रेन जर्नी। तो अभी तक ना हम मल्टीप्लीकेशन के ही मतलब फैक्ट्स पढ़ रहे थे, अब डिवीजन वाले पढ़ते हैं। सो इट सेज 1395 दैट इज 13,95,000 डिवाइडेड बाय 150 is the distance in kilometers of the longest single train journey in the world। तो ये वो डिस्टेंस है इन किलोमीटर विच इज द सिंगल ट्रेन जर्नी है थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो द ट्रेन रन्स इन रशिया बिटवीन मॉस्को एंड व्लादिवोस्टॉक। ठीक है, पढ़ लेना क्या है। सो द ड्यूरेशन ऑफ दिस जर्नी इज अबाउट 7 days एंड द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया इज फ्रॉम दिलबर्ग टू असम which is like Dilbarg in Assam to Kanyakumari in Tamil Nadu. It covers 4,219 किलोमीटर जो 76 आवर्स लेती है। तो हमें एक्चुअली निकालना है कि ये रूट कितना है। देखो, इसको निकालने का बड़ा ही आसान सा तरीका है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया और 150 से डिवाइड कर दिया, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली मैं क्या कर रही हूँ, 19500 को आई एम डिवाइडिंग इट विद 15, यही कर रही हूँ। तो आप इसको करके देखना, जो आपका आंसर आएगा ना, इट विल बी लाइक सॉरी नॉट 42 बट इट इज 9300 किलोमीटर। तो अब आप अगर इस डिस्टेंस को और इसको देखो ना, सो दिस डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ दिस, राइट। जो हमारे इंडिया में जो लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी है दिलबर्ग से कन्याकुमारी, उससे भी डबल डिस्टेंस है जो ये वाला दिया गया है। आगे चलते हैं। नाउ द वेट ऑफ वेइंग द एनिमल। सो अडल्ट ब्लू व्हेल वेज मोर देन दिस, लाइक इट इज, अगर इंडियन सिस्टम में पढ़े तो 10 करोड़ 50 लाख डिवाइडेड बाय 700 किलोग्राम। अ न्यू बॉर्न ब्लू व्हेल वेज अराउंड 2700 kg which is similar to the weight of an adult hippopotamus। तो जो एडल्ट हिप्पो होता है ना, उसके वेट का तो बेबी ही आता है ब्लू व्हेल का। सो द हार्ट ऑफ द ब्लू व्हेल वॉज रिकॉर्डेड टू बी नियरली 700 kgs। मतलब उनका जो दिल ही है ना, 2700 में से दिल ही 700 है, 700 kg का है। द टंग ऑफ द ब्लू व्हेल वेज एज मच एज एन एलिफेंट। तो जितना हमारा एलिफेंट है, हमें एलिफेंट ही इतना ह्यूज लगता है। सो जो ब्लू व्हेल की जो टंग है ना, वो एलिफेंट के बराबर है, मतलब एलिफेंट के वेट के बराबर है। ब्लू व्हेल कैन ईट अप टू 3500 kgs ऑफ krill एवरी डे। तो वो 3500 krill खा सकती है एवरी डे। द लार्जेस्ट नोन लैंड एनिमल इज अर्जेंटोसॉरस। ठीक है, मतलब एक डायनासोर की ही फॉर्म है। इज एस्टिमेटेड टू वे 90,000 kgs। तो पहले ऐसा करते हैं, पहले निकालते हैं कि ये कितना वेट है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूं, आई कैन राइट इट लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, डिवाइडेड बाय 700। तो इससे ये कट हो जाएगा। अब जब आप इसको कट करोगे तो इट विल बी 1 5 और 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो बड़ा आसान था, 7 1 7 3 आया, 7 5 35। सो दिस इज द kg, राइट। तो अब अगर आप इसको इंडियन सिस्टम में बच्चों पढ़ते हो, तो इंडियन सिस्टम में 1 5 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा। सो इट इज 1 लाख। हाँ, सो इट इज 1,50,000। ठीक है, और अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम में देखें, सो इट इज 1 5 1 2 3 4, तो ये हो गया। तो इट इज 150,000। ठीक है, तो मतलब अगर आप एलिफेंट का वेट देखो, तो एक ब्लू व्हेल का जो वेट है ना, अगर आप इसको थोड़े बिगर यूनिट्स में लो, इट इज अराउंड 150 टन्स। मतलब लगभग 25 एलिफेंट रख दो और एक तरफ ब्लू व्हेल रख दो, तो ये वेट ऑलमोस्ट सेम आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, दिस इज सम आई ओपनर फॉर अस बच्चों, द ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट। सो इट इज अराउंड दिस। ठीक है, दिस वॉज द वेट इन टन्स ऑफ द ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट दैट वॉज जनरेटेड इन ईयर 2021।
कितना है पहले वो निकालेंगे, तो आई राइट इट ओवर हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाय 130. तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा. अब अगर आप इसको करोगे, सो 13 into 4 is 52. तो 4 and 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 0 0 0. तो अगर आप इसको इंडियन सिस्टम में पढ़ते हो, सो इट विल बी वंस पीरियड. ये हो गया 1000 लाख, और ये तो ये हो गया 40 करोड़ टन्स. देखो कितना सारा प्लास्टिक वेस्ट हमने सिर्फ एक साल में जनरेट किया. फिर आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में. सो इट विल बी इंटरनेशनल सिस्टम में अगर मैं जीरोस की बात करूं तो कितने हैं, 1 2 3 4 8. तो 4 5 6 7 8. तो 0 0. तो ये आ गई मिलियन फैमिली. सो इट इज 400 मिलियन टन्स. देखो बच्चों, सो दिस इज एन आई ओपनर फॉर अस. तो फैक्ट बताते बताते इन्होंने हमें आई ओपनर भी दे दिया है. सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 1.6, जो एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. तो ये कैलकुलेशन, ये जो सेक्शन है ना बच्चों, दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल सेक्शन आई मस्ट से, क्योंकि यहाँ पर हमने जितना भी पढ़ा था, यहाँ पर हमारी जो नंबर सेंस डेवलप हो रही थी वो और ज़्यादा अब डेवलप होगी, और जो हम बड़े नंबर्स को यूज़ कर रहे थे अब उन्हें हम रियल लाइफ क्वेश्चंस को आंसर देने में यूज़ करेंगे. और ऐसा नहीं है कि हम डिफ़िकल्ट लेंदी कैलकुलेशंस करने वाले हैं, नहीं, हम लॉजिकल एस्टिमेशन का यूज़ करके हम आंसर देंगे आज. तो देखो क्या करेंगे. पहला सवाल जो हमसे यहाँ पर पूछा गया है, दैट इज कैन मुंबईज पॉपुलेशन फिट इन 1 लाख बसेस. क्या मुंबई की एंटायर पॉपुलेशन 1 लाख बसेस में फिट हो सकती है? तो इसको निकालने का हमारे पास तरीका है. मान लेते हैं हमारे पास एक बस है. कितनी बस है हमारे पास? हमारे पास सिर्फ एक बस है. एक बस में 50 लोग आ सकते हैं. अब हमें 1 लाख बसेस दे दी जाएं, जो हमें क्वेश्चन में भी दिया है. तो 1 लाख मतलब कुछ इतने जीरोस. सो मल्टीप्लाइड बाय 50. सो इट इज गोइंग टू बी कितना, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 ये है. ठीक है, तो इतने लोग. फाइन. तो मुंबई की पॉपुलेशन कितनी है? ऊपर टेबल याद है ना आपको? तो टेबल में मैंने यहीं पर लिख दिया है, मुंबई की पॉपुलेशन इज अप्रोक्सीमेटली दिस मच, 1.24 करोड़. लेकिन 1 लाख बसों में तो सिर्फ हमारे यहाँ पर 50 लाख लोग ही आ पा रहे हैं. तो मतलब 1 लाख बसेस सफिशिएंट नहीं है. अगर हमें मुंबई की पॉपुलेशन कितनी है, 1 करोड़ अप्रोक्सीमेटली 24 लाख, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, राइट. सो दिस इज द मुंबई पॉपुलेशन. तो जो बस की कैपेसिटी 1 लाख की है वो सिर्फ 50,000 है. तो इट मीन्स 124 लाख इज ग्रेटर देन 50 लाख. इसका मतलब कि इतनी सी बसों में मुंबई की पॉपुलेशन फिट नहीं आने वाली. ठीक है, तो आई होप आप ये बात समझ गए हो. नेक्स्ट आता है द RMS टाइटैनिक शिप कैरी 2500 पैसेंजर्स. कैन द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इनटू 5000 सच शिप्स? तो टाइटैनिक कितना बड़ा था, राइट. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर एक टाइटैनिक में 2500 पैसेंजर्स आते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, अगर एक टाइटैनिक में 2500 पैसेंजर्स आते हैं, तो क्या 5000 ऐसी शिप्स में मुंबई की पॉपुलेशन आ जाएगी? तो देखते हैं. अगर अब हम 5000 टाइटैनिक ले लेते हैं, तो 2500 इंटू 5000, सो इट इज 125. 25 इंटू 5 इज 125. एंड कितने जीरोस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. तो अब इसको देखो कितना हो गया. सो इट इज 1 करोड़ 25 लाख. और मुंबई की पॉपुलेशन कितनी थी? रफली 1 करोड़ 24 लाख. तो क्या पॉपुलेशन फिट हो जाएगी? बिल्कुल फिट हो जाएगी. तो इसका आंसर है यस. ओके, सिंपल था. अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
Find out if you can reach the sun in a lifetime if you travel 10,000 kilometer every day. So you have written down the distance between earth and sun in the previous exercise, remember? तो आपको बताना है कि क्या आप अपने लाइफ टाइम में जितना डिस्टेंस आप मतलब जो डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हो, क्या आप 10,000 का डिस्टेंस अगर रोज ट्रैवल करो तो क्या आप सन तक पहुंच सकते हो, मतलब सन के डिस्टेंस तक डिस्टेंस कवर कर सकते हो? तो ये क्वेश्चन का अब हमें आंसर देना है। तो चलो इसको समझते हैं। तो अगर आपको याद हो तो 14 करोड़ 70 lakh was the distance बिटवीन द अर्थ एंड द सन, राइट? तो अगर हम ये मान लेते हैं कि 1 ईयर में मतलब हम 365 डेज ही लेते हैं, ठीक है? अगर इफ यू ट्रैवल 1000 किलोमीटर एवरी डे, तो मतलब कि एक दिन में 1 डे में अगर आप 1000 किलोमीटर चलते हो तो लेट अस से 100 ईयर्स एक एवरेज रखते हैं, तो 100 ईयर्स में आप कितना चलोगे? सो 365 इंटू 100, सो इट विल बी हाँ इंटू 100 इंटू 1000 जितना वो किलोमीटर है, सो इट इज 365 और 1 2 3 4 5 जीरोज, सो दिस विल बी लाइक 3 करोड़, मतलब इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, सो इट इज 3 करोड़ 65 लाख। मैंने एवरेज लाइफ स्पैन ले लिया कि 100 साल तक आप जियोगे, जैसे आप पैदा होगे और मरने तक मतलब हम लोग चलते ही रहेंगे हजार किलोमीटर। क्या हम फिर भी सन तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। सो 14 करोड़ 70 लाख is very much greater than 3 करोड़ 65 लाख किलोमीटर, ठीक है? तो ये इतना डिस्टेंस हम ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, उसको भी देखते हैं। फाइंड आउट इफ यू कैन रीच मून इन अ लाइफ टाइम इफ यू ट्रैवल 100 किलोमीटर पर डे, ठीक है? तो अगर 1 डे में हम 100 किलोमीटर चलते हैं तो क्या हम मून तक पहुंच पाएंगे? तो देखो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं, ठीक है? तो मतलब एक दिन में 100 चले तो एक ईयर में कितना चले? 365 इंटू 100, फाइन। तो इट विल बी 36500 किलोमीटर। तो मतलब अगर मैं 10 साल की बात करूं तो 10 साल में 36500 इंटू 10, तो मतलब 36500 एंड 0 किलोमीटर। तो अगर आप मून का डिस्टेंस देखते हो फ्रॉम अर्थ, इट इज रफली 384400 किलोमीटर। तो अब देखो, अब इन दोनों वैल्यूज को देखो तो 384400 इज ग्रेटर देन 365000, विच मीन्स दैट कि अभी भी हम इस डिस्टेंस तक नहीं पहुंच पाएंगे, राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पर एक छोटी सी करेक्शन है, हमें 10 इयर्स पूछा था, लाइफ टाइम नहीं पूछा था, तो मैंने कैलकुलेशन एज पर द 10 इयर्स की है। अब आगे चलते हैं। मेक नेसेसरी रीजनेबल असम्पशंस एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। तो अगर हम चाहें तो हम assumptions कर सकते हैं और हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो फर्स्ट इज, इफ अ शीट ऑफ पेपर weighs 5 ग्राम, कुड यू लिफ्ट 1 लाख शीट ऑफ पेपर टुगेदर एट द सेम टाइम? तो देखो, अगर एक शीट का वेट 5 ग्राम है तो 1 लाख शीट्स का वेट, सो यहाँ लिख देते हैं वेट ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं वेट ऑफ, सो इट इज 1 लाख multiplied by 5 gram, so it will be 5 lakh ग्राम, विच इज इक्वल टू, अगर केजी में करोगे तो ये 500 केजी आएगा। तो आप मुझे बताओ, आप एक बारी में एक साथ 1 लाख शीट्स उठा पाओगे? सो आंसर विल बी नो। नेक्स्ट आते हैं, if 250 babies are born every minute across the world, will a million babies be born in a day? अगर एक मिनट में 250 बेबीज पैदा हो रहे हैं
ठीक है। सो विल मिलियन बेबीज बी बॉर्न इन अ डे? तो एक मिनट का मतलब है कि 60 सेकेंड्स में, राइट, 250 बेबीज आ रहे हैं। तो एक दिन, अगर मैं एक दिन की बात करूं, सो 1 डे इज इक्वल टू 24 इंटू 60 सेकेंड्स, विच इज 24 इंटू 60 मिनट्स, राइट। तो मिनट है ये, तो इट विल बी this much minute, 1440 मिनट, राइट। तो एक दिन में कितने बेबीज पैदा होंगे? तो अगर ऐसा है तो बेबीज born in 1 day will be equal to 1440 multiplied by 25, मतलब 250. तो आंसर विल कम आउट टू बी 36000, राइट। और अगर मैं यहाँ पर देखूं तो एक जीरो और है मेरे पास, तो बेसिकली इट विल बी 3,60,000 बेबीज पर डे आ रहे हैं, और हमें कितना बोला है? 1 मिलियन। सो 3,60,000 इज वे लेस देन 1 मिलियन, सो द आंसर इज नो। नेक्स्ट है, कैन यू काउंट 1 मिलियन कॉइन्स इन अ डे? एज्यूम यू कैन काउंट 1 कॉइन एवरी सेकेंड। तो अगर एक कॉइन को मान लेते हैं, एजम्पशंस हैं, लेट 1 कॉइन को काउंट करने में हम 1 सेकेंड लगा रहे हैं, तो क्या हम 1 मिलियन कॉइन्स काउंट कर सकते हैं एक दिन में? तो 1 सेकेंड में एक कॉइन है, तो 1 डे हैज कितने सेकेंड्स होंगे? तो इट विल बी लाइक 24 hours into 60 minutes into 60 seconds. So it will be 86400. So this much seconds. तो अगर एक सेकेंड में एक कॉइन काउंट हो रहा है, तो क्या 1 मिलियन में 1 मिलियन कॉइन्स एक दिन में हो जाएंगे? नहीं होंगे। सो आंसर इज नो, वी कैन नॉट काउंट 1 मिलियन कॉइन्स इन अ डे, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ डे इतने ही हैं, तो हम 86,400 मैक्सिमम काउंट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। सो लेट्स मूव टू फिगर इट आउट। पेज नंबर 19 और 20 पे ये क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 सेज यूजिंग ऑल डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 exactly once, एक ही बार यूज करने हैं, द फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0. To create a 10-digit number, write the largest multiple of 5 and the smallest even number. पहली चीज जो इन्होंने बोली है कि हमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स को यूज करना है, सिर्फ एक ही बार करना है, और सबसे पहले प्लेस पे हम 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम सबसे पहले प्लेस पर 0 लिखते हैं उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, राइट। तो वो 10 के बदले 9 डिजिट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ए पार्ट को यहाँ सॉल्व करूँ तो मुझे चाहिए 10 डिजिट नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने ये लिख दिया। ये बोल रहा है कि इट शुड बी द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5, राइट। तो अगर मल्टीपल ऑफ 5 है, मतलब एंड में या तो 0 होगा या तो वो 5 से एंड होगा। तो लार्जेस्ट हम हमेशा 9 से शुरू करेंगे, और जब भी हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना है, जब कुछ नंबर्स दिए गए हैं, तो नंबर्स को ना डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 8 7 6 5 4 3 2 1 0, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा बन गया, राइट। अगर मान लो मैं यहाँ पर 5 को यहाँ लिख देती, इसको यहाँ लिख देती, तो नंबर, वो जो नंबर होता वो इस नंबर से छोटा होता, तो वो लार्जेस्ट मल्टीपल में नहीं आता। बी पार्ट से स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो 10 डिजिट्स ही चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर ही चाहिए। स्मॉलेस्ट इवन नंबर का मतलब कि लास्ट में 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए, राइट। स्मॉलेस्ट चाहिए, तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा डिजिट है 0, बट अगर मैं 0 से शुरू करती हूँ 0 1 2, तो जब मैं नंबर को खत्म करूंगी तो वो 10 डिजिट नंबर नहीं 9 रहेगा, तो इसलिए हम हमेशा 1 सबसे पहले लिखेंगे, देन वी विल राइट 0, देन 2 3 4 5 6 7। अब देखो, अगर मैं यहाँ 8 लिख देती हूँ और यहाँ पर मैं 9 लिख देती हूँ, तो है तो ये स्मॉलेस्ट नंबर, बट ये इवन नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों प्लेसेस को इंटरचेंज करूंगी, एंड आई विल राइट 9 ओवर हियर एंड 8 ओवर हियर, एंड दिस इज आवर आंसर। सो आई होप आपको समझ आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 सेज द नंबर
10,30,285 inwards, 10,30,285 has 42 letters, ठीक है। तो ऐसे 1 2 3 करके अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ तक 42 लेटर्स आएंगे। गिव 7 डिजिट नंबर नेम विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स हों। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो मुझे 7 डिजिट नंबर बनाना है। सो 1 2 3 4 5 6 7, 7 को ही बनाते हैं तो 7 7 7 7 7 7 7 ऐसे लिखती हूँ। तो इसका नाम क्या होगा? 77,000 77 फिर से यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। 77,777, ठीक है। काउंट करो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। तो इसमें टोटल हमारे पास 60 लेटर्स हैं। अब आप बोलोगे कि आपने 7 ही क्यों लिया? देखो 1 कम है, ठीक है। अगर मैं इसको 1 लाख लिखती तो वैसे ही 70 से तो 1 कम ही है ना। मतलब अगर मैं 10 भी लाख लिख देती तो भी 10 और 70 में जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो कम है, नहीं चलेगा। 2 लिखती तो 20, TWENTY, ये है SEVENTY, इसमें 7 हैं, उसमें 6 थे। ऐसे ही अगर आप बाकी भी सारे देखोगे ना तो सिर्फ ये ही एक ऐसा आता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स हैं। तो आप बाकियों को भी ट्राई करके देख सकते हो कि कहीं मैम ने क्वेश्चन गलत तो नहीं किया। अगर किया होगा तो मुझे बताना, वैसे ये गलत है नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। Coming on to question number 3, write a 9-digit number where exchanging any 2 digits results in a bigger number. How many such numbers exist? तो हमें 9-digit number बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 9-digit number। अब हमें एक ऐसा डिजिट बनाना है, मतलब ऐसा 9-digit नंबर लिखना है कि जब भी मैं डिजिट्स को एक्सचेंज करूँ ना तो हमेशा मुझे बड़ा ही डिजिट मिले, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ लेट अस एक्सचेंज 9 और 1 को। तो 9 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1, राइट। अब मैं कोई भी डिजिट को ले लूँ, अब 4 को इधर कर दूँ, 5 को इधर कर दूँ तो भी बड़ा ही बनेगा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे बहुत सारे नंबर्स पॉसिबल हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, स्ट्राइक आउट द 10 डिजिट्स फ्रॉम द नंबर्स सो दैट द रिमेनिंग नंबर इज एज लार्ज एज पॉसिबल। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें 10 नंबर निकालने हैं। हमारा जो सीक्वेंस है वो है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो अगर आप इसको देखो तो ये और ऐसे ही 4 और, तो मतलब 5 × 4 = 20, मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास 20 हैं। अब यहाँ पर ना रैंडमली आप डिलीट नहीं कर सकते हो नंबर्स को कि जहां मेरा मन किया मैंने वहां से नंबर को डिलीट कर दिया। नो, अगर आप ऐसा करते हो तो आपका आंसर गलत आएगा। आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है कि सबसे बड़ा नंबर, यानी कि इनमें से सबसे बड़ा क्या है, 5 जो है वो वहां यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर है। मतलब अगर सबसे आगे 5 आता है ना तो अच्छा रहेगा। तो मैं ऐसा कर रही हूँ 1 2 3 4, मैंने इन चारों को हटा दिया। अब 4 हो गए, मतलब मेरे पास टोटल 20 है, मुझे 10 डिजिट बनाना है तो मुझे 10 को डिलीट कर देना है। यहाँ से मैं यहाँ पर 1 2 3 4 इन 4 को भी डिलीट कर देती हूँ। अब बचे 2 नंबर्स, तो मैं आगे इन 2 को डिलीट कर देती हूँ। मेरे पास नंबर क्या बचा, 5 5 4 5 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 और 4s को उठाओ और 3s को उठाओ और वैसे नंबर बना दो, नहीं। हमें क्या करना है, हमें सीक्वेंस में ही नंबर्स को रखना है। तो उसमें जो लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल है वो यही बनेगा, क्योंकि 5 सबसे बड़ा है। तो मैंने पहले 5 से पहले छोटे छोटे नंबर्स को हटा दिया। यहाँ तक 8 हो गए थे, मुझे 2 और हटाने थे, तो मैंने फिर से 2 स्मॉलर नंबर्स को हटा दिया।
क्लियर है बात? तो आपको समझ आया ना इस क्वेश्चन को कैसे करना है, मतलब रैंडमली नंबर को हटा के और उनको रीअरेंज नहीं करना है, सीक्वेंस यही रखना है और इसी सीक्वेंस में नंबर को हटाना है और जो बचे हैं उनको ऐसे सीक्वेंस में लिख देना है। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो इसको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 हाँ रुको, यहाँ पर 3 भी आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, right? So this is the answer. Now coming on to question number 5, it says the words 0 and 1 share letter E and O, and the words 1 and 2 share letter O, and the words 2 and 3 share letter T. So how far do we have to count to find the two consecutive numbers which do not share any English लेटर इन कॉमन? जैसे कि अगर हम अब 4 और 5 पर चले जाएं तो F कॉमन है, राइट? अगर हम 5 और 6 पे चले जाएं तो I कॉमन है। तो इतना हमें मतलब हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा जहां पर ये लेटर्स कॉमन ना हो? तो शायद ऐसा पॉसिबल नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये बहुत ही बड़े नंबर्स में पॉसिबल हो। तो ये जो आंसर है ना, ये थोड़ा सा आपको बहुत हायर कैलकुलेशन में जाके वहां पर सोच के फिर करना है। तो आपको इतने हायर नंबर्स में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हो सो इट माइट बी पॉसिबल इन हायर नंबर्स बट नॉट इन द स्मॉलर नंबर। So let's come on to our next question, question number 6. It says, suppose you write down all the numbers from 1, 2, 3, 4 till 11 and so on. The 10th digit you write is 1 and the 11th digit you write is 0. ठीक है? तो मतलब ये हमें बोल रहा है कि आप ऐसे लिख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है? तो जब आप ऐसे लिखते जा रहे हो ना, तो ये जो डिजिट है, नंबर की बात नहीं कर रही मैं नंबर 10 की, मैं इस डिजिट 1 की बात कर रही हूँ, ये 10th डिजिट है और ये जो 0 है ये 11th डिजिट है। सो व्हाट वुड बी 1000th digit be and at which number would it occur? ठीक है? तो what would the 1000th digit, तो हमें 1000th digit निकालना है। तो देखो, अगर मैं स्टार्ट करती हूँ डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9, तो टोटल डिजिट्स कितने आते हैं? 9 आ जाते हैं। अब मैं 2 डिजिट नंबर्स में आती हूँ, डिजिट्स फ्रॉम 10 to 99। तो कैसे काउंट करते हैं? हम 99 माइनस 10 करेंगे, कितना आएगा? 89, और इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने, मान लो 5 डिजिट नंबर्स काउंट करने हैं, तो ग्रेटेस्ट नंबर लो, उसमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है, मतलब ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लो, उसमें से स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर को माइनस कर दो, जो आपका आंसर आएगा उसमें 1 ऐड कर दो एंड दिस विल बी योर आंसर। इतने नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स आपके पास होंगे। मतलब ये तो मैंने 2 के लिए किया है बट मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज अ ट्रिक, राइट? तो यहाँ पर हो गए 90 डिजिट्स। फाइन। अब हम आते हैं कि अब हमारे पास ना अगर मैं 90 डिजिट्स को देखूं तो इन सबको मिला के, सो द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी इक्वल टू 9 प्लस 90 है, तो 90 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 180, तो विच मीन्स 189 डिजिट्स इन टोटल हो गए हैं हमारे पास। अब इसके आगे अगर हम देखें तो अब हमें 1000th निकालना था, राइट? तो हमें बोला है हम निकालेंगे द रिमेनिंग डिजिट्स नीडेड टू रीच 1000th डिजिट। तो वो कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, 1000 से जो पीछे हमारा नंबर आया है 189 डिजिट्स तक हम पहुंच गए हैं, हम इसको माइनस करेंगे तो इट विल बी 811। तो इतने डिजिट्स अभी भी हमारे पास रिमेनिंग है। अब हम चलते हैं डिजिट्स इन 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है? तो ये कितना होगा, मतलब अगर मैं 811 को 3 से डिवाइड कर दूं, यहाँ पर मैं ये लिख देती हूँ नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 डिजिट नंबर्स। तो मैं यहाँ पर इसको जब डिवाइड करूंगी तो ये क्या आएगा, इसको ऐसे करते हैं 811, 3 2s are 6, 2 बचा, 1 नीचे है, 7s are 21 और ये 0 बट 1 भी बच गया, तो मैंने यहाँ 0 लगा दिया और 1 रिमाइंडर आ गया, मतलब 270, रफली 270 हमारे पास फुल नंबर्स हैं, प्लस ये इसको लिख दो फुल नंबर्स, प्लस 1 इज द डिजिट दैट इज लेफ्ट आउट, ठीक है? सो द फर्स्ट 3
डिजिट नंबर इज इक्वल टू 100। तो अगर मुझे 270th 3 डिजिट नंबर निकालना है तो आई विल डू 100 प्लस 270 एंड दैट विल बी 370, राइट। सो 370 हमारा वो नंबर होगा, और इसमें से क्योंकि एक लेफ्ट आउट था आई विल राइट -1, तो जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 369, ठीक है। तो जो नेक्स्ट नंबर है दैट इज 370, सो 370 -1 हो जाएगा विच इज 369। अब एक लेफ्ट आउट था, राइट। तो इसका मतलब जो 370 है, 369 के बाद नंबर आता है 370, 370 का ये जो 3 है इज द 1000th डिजिट, फाइन, ठीक है। अब देखना, अब क्वेश्चन देखना, व्हाट नंबर वुड कंटेन द मिलियंथ डिजिट। तो अब हमें मिलियंथ में जाना है, वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी एक एक तो काउंट कर नहीं सकते, तो हमें फिर से ट्रिक का ही यूज करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द बी पार्ट। तो अब हमें मिलियंथ निकालना है, तो देखो जो हमने पहले किया था हम वही करेंगे, डिजिट्स अप टू 2 डिजिट नंबर्स, तो वो हमारे 189 आए थे। नाउ डिजिट्स अप टू 3 डिजिट नंबर्स, तो 3 डिजिट्स कितने हैं, 900 हैं, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2700 हो जाएगा। तो अभी तक हमारे टोटल डिजिट्स कितने हो गए ये निकालते रहना है, तो ये हो जाएंगे 9 8 8 2, ठीक है। नाउ डिजिट्स from 1000 to 9999, तो ये होंगे, अगर आप इनको काउंट करोगे ये 9000 होंगे। जो मैंने फॉर्मूला बताया था उससे काउंट करना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 4 डिजिट है, इससे करेंगे, सो 36000 हो जाएंगे, ठीक है। अब हम, क्योंकि वो जो नंबर है जिसको हम खोज रहे हैं ना वो मिलियंथ है, मिलियंथ मतलब कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो 1 1 2 3 1 2 3, वो 6 डिजिट नंबर है, तो अभी टाइम लगेगा आने में। फ्रॉम 10,000 to 99,000 is equal to, तो 90000, 90,000 into 5, so it is 45,000, ठीक है। तो एक जीरो और आएगा, हाँ। तो अब देखो यहाँ पर इतने डिजिट्स आ गए, तो मुझे क्या करना है, ये जो भी है अब मैं इसको पहले टोटल करके लिख लूंगी। सो इट इज 450000 प्लस 36000, फाइन, ऐसा ही आएगा, हाँ, प्लस 2889। अब आप इसको जरा टोटल करके आंसर यहाँ लिखो। तो मेरे पास जो नंबर आया है वो है 488889, तो हमारे पास ये है। लेकिन हमें कहाँ पहुंचना है, हमें पहुंचना है इस नंबर में, ठीक है। तो हाउ मेनी मोर नंबर्स वी नीड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले निकाला था तो हम इनको माइनस कर देंगे, -488889, तो मैं इसको ऐसे कर दूंगी। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो करो माइनस, क्या आएगा। तो अब ये जो मेरा डिफरेंस आया है ये आया है 511111, ठीक है। दिस इज द डिजिट, दिस इज द पोजीशन ऑफ दिस डिजिट इन द 6 डिजिट नंबर्स। अब ये क्या है, दिस इज अ 6 डिजिट नंबर। अब हमने जैसे पहले किया था कि ये जो हमारा नंबर आया था इसमें जो मतलब अगर इसको देखें इसमें 6 डिजिट हैं, तो मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूंगी, तो मेरा आंसर आएगा 85185, राइट। अब मिलियंथ डिजिट निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, द मिलियंथ डिजिट विल बी, जो हमारा मिलियन है, ठीक है, उसमें मैं ऐड कर दूंगी 85185, तो ये हो जाएगा 1085185, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब इसमें व्हाट इज द नंबर, दिस 1 इज द नंबर। आई होप दिस इज क्लियर। Now coming on to question number part C, question number 6 का, when would you have written digit 5 for the 5000th time, मतलब 0 से काउंट करना शुरू करो तो 5000th टाइम आप 5 कब लिखोगे। तो इसको ना थोड़ा सा ध्यान से समझना कि जब हम 0 से 9999 तक जाते हैं तो टोटल 4000 टाइम्स 5 आता है, ठीक है। तो मतलब हमें 5000th
टाइम तक जाना है, तो 4000 हम लिख चुके हैं, हमें 1000 बार और चाहिए। करेक्ट यही है। तो मैं आंसर आपको बता देती हूँ, इट इज 13495। ओके अब देखो करना क्या है, करना ये है कि जब हम नंबर्स को लिखना शुरू करते हैं ना आफ्टर 10,000, तो इट इज 10,001, 10,002, 10,003, 10,004, 10,005 एंड सो ऑन, सो 13,495। तो अगर हम लास्ट के 4 डिजिट देखें वो है 3495। ठीक है, अब 5 जो है ना, लास्ट 5 डिजिट को यहाँ पर देखो, हमें सिर्फ अब डिजिट 5 को ही काउंट करना है। तो जब हम डिजिट 5 को काउंट करेंगे तो ये डिजिट ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर 0025 आएगा, फिर 0035 आएगा, ऐसे ऐसे करते करते 0095 तक हम पहुंचेंगे। तो देखो हर 10 नंबर में ना वंस प्लेस पर एक बार 5 आ रहा है, हर 10 नंबर्स में वंस प्लेस पर एक बार 5 आ रहा है, ऐसा ही है, हर 10 नंबर बाद वो रिपीट हो रहा है। तो इसमें वंस प्लेस पर 5, 5, 15, 25 से कर करके 95 तक आएगा। तो लेट अस काउंट 3495 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10, तो ये क्या हो जाएगा, और इसमें हम 1 ऐड करेंगे, सो इट इज 350। तो वंस प्लेस पर 350 टाइम्स 5 आएगा। ओके अब ये तो हो गया हमारा वंस प्लेस की कहानी। अब हम चलते हैं टेंस प्लेस पर। तो टेंस प्लेस में अगर आप देखोगे तो 0050, फिर आएगा 0059, और यहाँ पर 5 से यहाँ तक 10 5s आ जाएंगे, 10 बार 5 आएंगे। ऐसे ही जब 0150 से लेकर 0159 तक जाएंगे, फिर से 10 5 आ जाएंगे। ऐसे ही जब हम 0 से 3459 तक जाएंगे तो और 10 बार 5 आ जाएंगे। तो ऐसे हमारे पास ये कितने ब्लॉक्स बनेंगे, ये हमारे पास 35 ब्लॉक्स हैं, राइट। तो इसका मतलब 35 इंटू 10 इज इक्वल टू 350। तो मतलब टेंस प्लेस पे ये 350 टाइम्स 5 आ रहा है। अब हम आते हैं हंड्रेड्स प्लेस पर। ठीक है, हंड्रेड्स प्लेस में 0500 से 0599 तक 100 5s आएंगे। ठीक है, इसमें 100 5s आएंगे। फिर अगर हम 1500 में चले जाते हैं, 1599 तक चले जाते हैं, फिर से 100 5s आएंगे। ऐसे ही अगर हम 355 से आगे तो हमें जाना नहीं है, हमें 3459 तक ही आना है। तो इसका मतलब ये है, सॉरी 3495 तक ही आना है। तो अगर आप इनको ऐसे काउंट करोगे ना, तो यहाँ एक और बार 100 आएगा और टोटल 300 5s हो जाएंगे। तो पहले हमने 350 निकाले, फिर हमने 350 निकाले, अब हमने 300 निकाले, तो टोटल कितना हो गया 900 और 1000। तो इसका मतलब है कि ये काउंटिंग यहाँ पर जाकर ही खत्म होगी। Now question number 7, it says a calculator has only 10,000 and 1000 वाला बटन, याद है ना जो हमने पहले पढ़ा था। Write an expression describing the number of button clicks can be to be made for the following numbers। तो इसके लिए देखो 10,000 का है, तो अगर मैं 2 बार 10,000 दबा देती हूँ और फिर मैं 8 बार 100 दबा देती हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स, बटन क्लिक्स आएंगे 10। इसको देखते हैं तो ये है 92। ओके, तो 9 टाइम्स हमें दबाना है 10,000, तो 90,000 हो गया। अब बचा 21, तो 2100 है, तो 21 और 100, तो इट मीन्स 9 + 21 इज इक्वल टू टोटल 30 क्लिक्स। आगे चलते हैं 10,000, तो ये है 1,20,000, मतलब इसमें हम 12 टाइम्स 10,000 दबाएंगे, प्लस 100 हम सिर्फ 5 टाइम्स यहाँ पर दबाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे 17 क्लिक्स। इसको देखते हैं तो 65, तो यहाँ पर 65 टाइम हमें 10,000 दबाना पड़ेगा, है ना, नहीं 653 टाइम्स, 653 टाइम्स, ताकि 653,000 हो जाए, बस इतना ही दबाना है। तो टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स हमें 653 चाहिए। इसकी बात करें तो इसमें 1000, तो 7022 नॉट 5 मल्टीप्लाइड बाय 10,000,
प्लस अब मेरे पास ये बचा है तो 57 टाइम्स मुझे 100 दबाना पड़ेगा, तो मतलब 702 प्लस 57 विल कम आउट टू बी 759. सो दिस इज माय आंसर. सो लेट अस सी द क्वेश्चन, हाउ मेनी लैक्स मेक बिलियन. सो हम लिखते हैं पहले इंडियन नंबर सिस्टम, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड अरब. ठीक है, यहाँ पर आते हैं तो इसको लिखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स. अब इसकी बात करें तो दिस विल बी 10,000, राइट, देन 1,000, देन 10,000 and 100,000, then 1 million, right, 10 million and 100 million. और यहाँ पर हमसे बिलियन पूछा है तो बिलियन यहाँ आएगा. हमें बोला है कितने लैक्स बिलियंस बनाएंगे, तो कहाँ है लैक, लैक यहाँ पर है. सो 1 2 3 4. तो जितना प्लेसेस हम यहाँ पर, आप इसको ऐसे लिखो, जितने प्लेसेस आप जंप करोगे ना उतने जीरोस लगा दो एंड से कि 10,000 लाख मेक अ बिलियन. ठीक है, ये एक बिलियन बनाएंगे. आगे चलते हैं. यू आर गिवन 2 सेट्स ऑफ नंबर कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 9. प्लेस अ नंबर कार्ड इन ईच बॉक्स बिलो टू गेट द लार्जेस्ट पॉसिबल सम. तो इस केस में लार्जेस्ट पॉसिबल सम निकालना है तो हम बड़े बड़े नंबर्स लिखेंगे. तो 9 8 7 6 5 4 3 और ऐड भी एक बड़े से नंबर से ही करेंगे. ठीक है, ऐड करो इसको. 8 0, देन 12 13 1, 14 15 1, 17 1 9 9. तो ये आ जाएगा. अब हमें बोला है स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस ऑफ द रिजल्टिंग टू रिजल्टिंग नंबर्स. तो अगर मैं एक सबसे छोटा नंबर लेती हूँ 3 4 5 6 7 और उसको एक काफ़ी बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट करती हूँ 9 8 7 6 5, तो हमारा एक काफ़ी छोटा डिफरेंस आएगा. तो देखो इसमें क्या आएगा, तो इट विल बी 2 0, देन कैरी होगा तो 5 6 7 8. ओके, तो ये है 3, सो इट विल बी 5 and 2, so 3 1 1. So this will be our answer. So let's now talk about question number 10. It says you are given some number cards 4,000, 13,000, 300, 70,000, फिर 1,50,000, 20 and 5. Using the cards, get as close as you can to the numbers below using any operation you want. Each card can be used only once for making a particular number. So जैसे इन्होंने 1,10,000 का क्लोजेस्ट बनाया है कि हम 4,000 लेंगे एंड 20 + 5 + 13,000, राइट, 20 + 5 + 13,000 और वो हमें आंसर मिल जाएगा. तो वैसे ही अब हमें 2 लाख का बनाना है. तो 2 लाख के केस में देखो सबसे बड़ा नंबर मैंने ले लिया जो इसमें पॉसिबल है, दैट इज 1,50,000. अब अगर मैं इसमें 70,000 लेती हूँ, 13 नहीं 70 लेती हूँ, ओके, हाँ, तो 70,000 मैं इसमें ऐड करती हूँ और इसमें से आई विल सब्ट्रैक्ट पूरे में से 4,000. कितना ज़्यादा हो गया है, सो इट इज़ 20,000 मोर, राइट. तो 4,000 इंटू 5. ठीक है, 4,000 और 5 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये मेरा आंसर आ गया. नेक्स्ट चलते हैं 5,800. ठीक है, 5,08,000. तो 5,08,000 में मैं क्या कर सकती हूँ, 5 लाख है ना. तो मैं ये वाला जो नंबर कार्ड है देखो 1,50,000 को आई कैन मेक इट 4 टाइम्स. ठीक है, माइनस अब मेरे पास कितना हो गया, ये इट इज 0 0 0 0 0 और 6. तो मेरे पास ज़्यादा हो गया है ना. तो मुझे इसमें से माइनस करना है 4,000 इंटू 5, मुझे 20,000 माइनस करने हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है 12,45,000. तो सबसे बड़ा नंबर जो हमारे पास यहाँ पर है वो यही है, राइट. हाँ,
यही है 1 लाख, तो लेकिन 70,000 भी है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्लोजेस्ट ला सकती हूँ। मैं 70,000 को अगर मैं 20 टाइम्स कर दूँ तो हाँ 14 आ जाएगा, 1 2 3 4, हाँ। और इसमें से मैं ये जो 50 ये जो 1 लाख वाला ये वाला कार्ड है ना, मैं इसको हटा देती हूँ, तो इट विल बी अराउंड दिस विच इज लाइक द क्लोज, राइट। 20,90,800 है। तो इसको करने के लिए तो देखो, ये जो मैंने पहले कार्ड लिया था मैं सेम इसी को यूज करती हूँ, तो ये हो गया। और ये था, इसको मैं 5 बार कर देती हूँ, सो आई विल गेट दिस, राइट। बट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मतलब ये भी अप्रोक्सीमेट ही आएगा, ओके। तो इट विल बी अराउंड 14 and 25, तो इट विल बी 2150,000. Now question number 11 says find out how many coins should be stacked to match the height of Statue of Unity. Assume each coin is 1 millimeter thickness. ठीक है, तो मैं यहाँ पर height of 1 कॉइन लिख लेती हूँ, दैट इज 1 मिलीमीटर में दी है, राइट। अब अगर आप याद करो, स्टैचू ऑफ यूनिटी पढ़ा था हमने पहले, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो हमें हाइट दी थी दैट वाज 180 मीटर। तो अगर मुझे इसको मिलीमीटर में निकालना है, सो मैं 180 को 100 से इंटू 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 4 0। सो इतना मिलीमीटर मेरा आंसर आ जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ कॉइन्स में स्टैक करूंगी, सो नंबर ऑफ कॉइन्स स्टैक्ड is equal to 180,000 डिवाइडेड बाय 1। तो बेसिकली मुझे इतने ही कॉइन्स को स्टैक करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। Next question number 12 says a gray-headed albatross have a roughly 7 feet wide wingspan. ठीक है, they are known to migrate across several oceans and albatrosses can cover 900 to 1000 kilometers in one day. One of the longest single trips recorded is about 12,000 kilometers. So how many days would such trip take to cross the Pacific Ocean approximately? अब देखो, हमें यहाँ पर कितने दिन लगे होंगे उसको इसको कंप्लीट करने में, हमें वो बताना है। तो देखो, हमें ना एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं। इट फ्लाइज इज इक्वल टू लाइक 900 किलोमीटर पर डे, ठीक है। सो वेट मैंने ना थोड़ी स्टेटमेंट गलत लिखी है। तो हमें दिया है कि जो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डेज हैं, if it flies 900 किलोमीटर लिख लेते हैं पर डे, तो वो कितना होगा, इट विल बी 12000 डिवाइडेड बाय 900। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 13.3 डेज आएगा। अब एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डेज जो उसको 1000 किलोमीटर पर डे फ्लाई करने में लगेगा, सो इट विल बी अराउंड 12000 डिवाइडेड बाय 1000 होगा, तो यहाँ पर आंसर हमारा 12 डेज आ जाएगा, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली उसको 12 to 14 डेज लगे होंगे टू कंप्लीट, लाइक ये जो 12,000 किलोमीटर्स हैं इसको कंप्लीट करने में, पैसिफिक ओशन को पूरा कवर करने में उसको अप्रोक्सीमेटली 12 से 13 दिन लगे होंगे। सो यू राइट इट डाउन हियर, अप्रोक्सीमेटली इट वुड हैव टेकन 12 to 13 डेज टू कवर दिस ट्रिप ऑफ 12,000 किलोमीटर। आगे चलते हैं। बार टेल्ड गॉडविट holds a record of longest recorded non-stop flight. It traveled 13,560 kilometers from Alaska to Australia without stopping. Its journey started on 13 October 2022 and continued to 11 days. Find out approximate distance it covered every hour. तो फिर से approximate ही निकालना है. So let us say, so the distance covered per day. ठीक है, तो वो कितना होगा, मतलब ये जो हमें नंबर दिया है जो उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया था, उससे हम जितने दिन वो टोटल फ्लाई किया हम उसको डिवाइड करेंगे। तो इसको अगर आप करोगे तो 1 2
32.7 किलोमीटर, ठीक है। तो अब अगर मुझे डिस्टेंस कवर्ड पर आवर निकालना है, तो देखो पर आवर का निकालना इजी है ना, 1 2 3 2 लो, या अगर इसको अच्छे से अगर आप अप्रोक्सीमेट करो तो क्योंकि ये 7 है तो मैं इसको 3 कर दूंगी, तो मैं इसको 24 आवर्स जो एक दिन में होते हैं उससे डिवाइड कर दूंगी, राइट। तो दिस विल बी किलोमीटर। और अब आप आंसर निकालना क्या आता है। नेक्स्ट आता है, अ बॉल्ड ईगल्स आर नोन टू फ्लाई as high as 4500 to 6000 meter above the ground. The Mount Everest is about 8850 meter high. Aeroplanes can fly as high as 10,000 to 12,800 meter. How many times bigger are these heights compared to the Somo's building? तो जो हमने सोमो के बारे में पढ़ा था ना, हमने वही पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सोमो की बिल्डिंग की हाइट थी, सोमो's बिल्डिंग हाइट वॉज 40 मीटर, ठीक है। तो ये जो बॉल्ड ईगल्स होती हैं, तो पहले मैं बॉल्ड ईगल्स की बात करती हूँ। सो बॉल्ड ईगल्स दे हैव लाइक दे कैन फ्लाई दिस मीटर हाइट, ठीक है। फ्लाइंग हाइट लिख देती हूँ, फ्लाइंग हाइट इज दिस मच, ठीक है। तो जो हमारा लोअर एस्टिमेट है दैट इज 4500, तो इससे मैं सोमो की बिल्डिंग की हाइट को डिवाइड कर दूंगी, आंसर निकालूंगी, इट विल बी 112.6 टाइम्स, ठीक है। फिर मैं आती हूँ यहाँ पर, जो हमारा हायर एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंग 6000 है, 40 से डिवाइड करूंगी तो ये आ जाएगा 150 टाइम्स। तो रफली जो सोमो की बिल्डिंग है वो, मतलब उसको अगर बॉल्ड ईगल की हाइट के साथ कंपेयर करें, सो इट इज 112, तो मतलब आप इसको 113 टू 150 टाइम्स हायर बोल सकते हो, हायर दैन सोमो's बिल्डिंग हाइट, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू जो माउंट एवरेस्ट था, ठीक है। तो सेकंड जो हमारा पार्ट है, इट सेज कि हमारा माउंट एवरेस्ट इज 8850 मीटर, कितना है। सो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8850 मीटर, ठीक है। सो 8850 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो आंसर आपका कुछ इतना आ जाएगा, ठीक है, रफली इतना आएगा। तो जो माउंट एवरेस्ट है, तो अगर देखें, सो इट इज 221 टाइम्स टॉलर देन सोमो's बिल्डिंग, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड पार्ट बचता है, इट सेज कि जो एरोप्लेन्स है वो इस हाइट पे फ्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगी, एयरप्लेन्स फ्लाइंग height is equal to 10,000 minus 12,000, मतलब 10,000 to 12,000 मीटर। तो जो हमारा लोअर एस्टिमेट बोलता है वो है 10,000, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 40 करूंगी, और जो हमारा हायर एस्टिमेट है दैट सेज 12,000, तो ये करूंगी। तो देखो 12 वाला तो सिंपल है, इट इज 4300, नहीं सॉरी सॉरी ये 800 है, हाँ, तो इट विल बी 2, ठीक है, इतना मीटर। और इसकी बात करें तो ये इतना मीटर आ जाएगा। तो रफली जो एयरप्लेन्स हैं दे फ्लाई 250 to 320 टाइम्स as high as Somo's building. Fine. So I hope this much is clear. So that was all from our today's session. I hope आपको समझ आ गया है। कहीं पर कोई भी doubt हो, ask it on Ask Question section, or you can book your class with Learno Hub स्वयं. I'll see you next time with the next video. Till then, all of you take care, and as you all know, Learno Hub मतलब free है पर best।